हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो मैंने ये सोच के बनाया क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते डायग्राम्स जब सामने आते थे और जब मैं पेपर बनाती थी तो मैं ये सोचती थी कि इस डायग्राम के अंदर से इस लेबलिंग का पार्ट तो बच्चों से मिस हो ही गया होगा, क्योंकि बहुत सालों तक पढ़ाने के बाद भी मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर साल हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार हम पढ़ाते पढ़ाते भी रोज कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है अरे नीचे वाला वर्ड तो हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, या ये वाली जो पर्टिकुलर लेबलिंग है उसका मतलब क्या है। और जब हम ये सोचते हैं कि ये वाला टॉपिक या ये वाला लेबलिंग अगर बच्चे ने पूछ लिया तो हम क्या आंसर देंगे, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आज का वीडियो यही सोच के बनाया है कि डायग्राम्स के नीचे जो दिया रहता है, डायग्राम्स के साइड में दिया रहता है, डायग्राम के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्यों ना ऐसा एक वीडियो बना दिया जाए जिससे अगर बच्चे ने ये वीडियो देख लिया तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 100% उनके सही हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 11th के ऐसे डायग्राम से शुरुआत करते हैं जहां पर हम लोगों ने कोई चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर ली होगी। तो सबसे पहले आ जाइए, ये वाला जो टेबल है ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसमें आपने देखा ये वाला पूरा टेबल जो है इसी के बेसिस पे विटाकर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, पर मुझे दो चीजें इसकी ऐसी हैं जो मुझे बहुत क्लिक करी और मैंने ये देखा कि ये 2 या 3 पॉइंट्स ऐसी मुझे लगी जहां पर मुझे ऐसा लगा कि एग्जामिनर आपको चेक कर सकता है कि क्या आपका नॉलेज पूरा एक्यूरेट है या नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें दिख रही है आपको? मोनेरा में। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है। कहीं पर भी डायरेक्ट लाइन नहीं दी हुई है, पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच किंगडम। तो मोनेरा का ये क्वेश्चन बन गया। ये ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी 2 कैटेगरी, कीमोसिंथेटिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं। हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं। तो पहला क्वेश्चन इस टेबल से क्या बन गया? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस किंगडम में पाई जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंजाई के सेल वॉल में यहां पर दिया हुआ है कि सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि किससे बनी हुई है? काइटिन से। पर अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, फंजाई का जो एक्सप्लेनेशन है, कंटेंट दिया है, उसमें दिया हुआ है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें आपको एक चीज इस टेबल में ऐड कर लेनी चाहिए कि सेल वॉल किससे बना है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड से। नेक्स्ट, यहां वाली चीज मुझे ये बहुत क्लिक करती है। एनिमल किंगडम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है हमें लगता है कि ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी कि वो होल फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सैप्रोफाइटिक, यानी कि क्या एनिमल्स में भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है? अभी तक हम क्या सोचते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या हैं? जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं वो सैप्रोट्रॉप्स हैं अधिक कुछ। पर क्या एनिमल किंगडम में भी ये पाया जा सकता है? ये एक निग्लेक्टेड कीवर्ड है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो किस में होगा? जैसे फ्लीज होते हैं, हाउस फ्लाई होते हैं, कैरियन फ्लाइज होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये सब जो हैं ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक। तो ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट टेबल किससे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड है वो है ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको लगेगा देखने में कि बड़ा सिंपल डायग्राम है,
क्या दिखाया है इसमें कि जो बैक्टीरिया है वो किससे डिवाइड कर रहा है, फिजन से। फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग। और आपको पता है बैक्टीरिया जो है उसमें तो प्रॉपर सेल साइकिल भी नहीं एग्जिबिट होती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एमाइटोसिस पाया जाता है, यानी सिर्फ स्प्लिटिंग से ही दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट PYQ है जिसमें ये पूछा गया है कि DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग व्हाट। तो उसका 3 ऑप्शन थे। पहला था एस फेज। एस फेज हम क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एस फेज है सेल साइकिल का, प्रॉपर सेल साइकिल का फेज, और सेल साइकिल केवल यूकैरियोट्स में एग्जिबिट होती है, ना कि बैक्टीरिया में। तो इसका प्रॉपर आंसर आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें आपको डायग्राम में दिख क्या रहा है। आपको दिख रहा है कि ये DNA जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया occurs prior to fission। ये एक PYQ है कि DNA रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होता है, क्या एस फेज में होता है, किस फेज में होता है? तो आपको सिर्फ सिंपल, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एस फेज बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है? प्रायर टू फिजन, यानी स्प्लिटिंग के जस्ट पहले DNA का रेप्लिकेशन होता है। किसमें? बैक्टीरिया में, यानी कि मोनेरा में। अब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं सुनाने वाली हूँ। आपको ये चीज़ पता है कि मैं BWise क्लासेस से पिछले 6 साल से एसोसिएटेड हूँ। मैं वहाँ से BWise के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाती थी, ऑनलाइन वाइवा सेशन होते थे, बीट का पेपर मैं बनाती थी, बायोलॉजी वाला पोर्शन। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक बहुत अच्छी टीम, जिसमें हम लोगों ने एक ही प्रिंसिपल रखा है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 ही टीचर काम करेंगे। और ये जो 3 टीचर्स हैं, ये इनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट हमें देना है, क्या कंटेंट देना है, किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। अगर सक्सेस है तो भी हमारी है, फेलियर है तो भी हमारा है। ये नहीं है कि 12 टीचर हैं, 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप अभी तक जहाँ भी पढ़ते आए हों या सुनते आए हैं आप कि केमिस्ट्री में भी फिजिकल कोई और पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है। अब आपकी मान लीजिए एक टीचर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बन गई तो आपका वो पोर्शन तो स्ट्रांग रह गया, दूसरा पोर्शन जो है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो पेपर तो पूरा तब बनता है जब हमारा होलिस्टिक अप्रोच हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा लेंगे। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए आप तुरंत 10 मई के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर दिया हुआ है इसमें, सब इसके पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, उसमें कॉल करके अपनी सीट बुक कराइएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ये आ जाइए, हमारा ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। 2 डायग्राम्स मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे आपको दिख रहा है एयर ब्लैडर। ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। किसका? ये फ्यूकस का डायग्राम है। तो क्वेश्चन फ्यूकस के ऊपर जो मुझे बार बार लगता है कि जो क्वेश्चन आ सकता है, वो सबसे पहली चीज कि एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन विच एल्गे। दूसरी पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 3-4 पॉइंट्स पूछे जाएंगे जो आजकल का ट्रेंड है। दूसरा पॉइंट आपका आ सकता है कि इसका स्टोर्ड फूड क्या है। तो आपको तो पता ही है कि जो भी आपके डिटेल में दिया हुआ है एल्गे में, उसमें से आप स्टोर्ड फूड वाला कंटेंट कर लेंगे। तीसरी पॉइंट जो मुझे लगता है कि इसमें oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है फ्यूकस है, वॉल्वॉक्स है, इनमें oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये एयर ब्लैडर वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि किसी भी दिन ये एग्जाम में आ सकती है। ये वाला जो डायग्राम है, ये आप लोग सोचेंगे कि ये वाला डायग्राम क्यों शिवाली मैम ने डाल दिया, ये तो अभी एनसीईआरटी में दिखता ही नहीं है।
तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो क्लोरोफाइसी दिया हुआ है उसके कंटेंट में एग्जाम्पल में कारा दिया हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, एग्जाम्पल कारा दिया है, कारा में डायग्राम नहीं दिया है। अब ये कारा का डायग्राम है, ये एक मोनोशियस स्ट्रक्चर है यानी बाइसेक्सुअल थैलस है, यानी एक ही थैलस में फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको ऊगोनियम बोलते हैं और नीचे एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ये दोनों इसमें पाया जाता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कब पूछा गया है और कैसे पूछा है। तो ये एक कारा का थैलस है, ये इस पोर्शन को उन्होंने डिटेल करके दिया है। ये जो कारा का डायग्राम है ना, उस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है अभी मैं आपको विद प्रूफ बताती हूँ। सबसे पहले तो क्लोरोफाइसी का है तो इसमें स्टोर्ड फूड क्या होगा, ये आ सकता है। दूसरा, इसमें सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन भी आ सकती है कि ऊपर फीमेल नीचे मेल। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कारा का जो थैलस है वो मोनोशियस है या डायोशियस है। जब भी फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में पाया जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उस कंडीशन को हम मोनोशियस बोलते हैं। तो ये आ गया आपका मोनोशियस कंडीशन। अब अपन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। ये आ गया नीट 2022 का क्वेश्चन। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप बिना इस डायग्राम के कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कारा ऐसा दिखता है। ये वाला डायग्राम पहले 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था, जो कि अब कोर्स में नहीं है, पर ये डायग्राम क्योंकि कारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये आपको कर लेना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि characters related to the alga shown in the diagram, it is a member of chlorophyce। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कारा का डायग्राम है, क्लोरोफाइसी है। आपको पता है फूड जो स्टोर होता है ग्रीन एल्गे में वो क्या होता है, स्टार्च। अभी आपसे बताया गया कि ये मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब कि ऊगोनियम और एंथ्रीडियम इसमें पाया गया है एक ही थैलस में। फिर इसका जो स्टोर्ड फूड है क्या वो लेमिनेरिन या मैनिटोल है, नहीं, क्योंकि ये तो फियोफाइसी का कैरेक्टर है यानी ब्राउन एल्गे का, तो ये आप काट दीजिए। इट शोज प्रीडोमिनेंस ऑफ ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी नहीं, क्योंकि ये किसका आएगा, ये आपका, ये दोनों कैरेक्टर्स ब्राउन एल्गे के हैं। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका ए बी सी। करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, ए बी और सी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है और कारा एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। अब ये वाला टेबल अपन जब भी देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, पूरे एल्गे, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स, उसके पूरा सेल वॉल कॉम्पोजिशन, उसके मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और उसके हैबिटेट को इन्होंने बता दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें इन कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें यहां पर भी फ्रेश वाटर है ग्रीन एल्गे में, ब्राउन एल्गे में भी फ्रेश वाटर है और रेड एल्गे में भी फ्रेश वाटर है। पर आपने ये देखा होगा कि फ्रेश वाटर रेयर, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। अगर हमें फुल मार्क्स लाने हैं तो हमें ये वर्ड को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर लेना चाहिए, रेयर। यहाँ पर फ्रेश वाटर सम, कुछ ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अधिकतर रेड एल्गे क्या हैं, सॉल्ट वाटर यानी मेराइन। तो अब अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है कि रेड एल्गे इज कॉमन इन फ्रेश वाटर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या है, द रेड एल्गे इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सॉल्टी वाटर यानी कि मेराइन हैबिटेट। तो एक तो ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए या अपनी एनसीईआरटी में आप लोग एनोटेट करके रख लीजिए। ये वाला जो डायग्राम्स हैं उसमें हर साल क्वेश्चन आता है।
मार्केंशिया पे तो मैंने लगभग हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन देखा है। मार्केंशिया क्या है? एक लिवर वॉट है। लिवर वॉट हम किसे बोलते हैं? जिसका लिवर जैसा लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप खुद बनाइए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्या दिख रहा है अपन को? सबसे पहला कि इट इज अ लिवर वॉट। देखिए ये लोब्ड स्ट्रक्चर है तो ये लिवर वॉट है, क्योंकि मॉसेस का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज ये, इसमें आपको सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस में है, मेल अलग फीमेल अलग। तो मार्केंशिया इज डायोशियस, ये इंपॉर्टेंट है। या हेट्रोथैलिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि मेल अलग थैलस में, फीमेल अलग थैलस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या है? आर्कीगोनियोफोर। फोर मतलब कि स्टॉक। फोर किसके लिए वर्ड यूज होता है? फोर वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? स्टॉक के लिए। तो आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। देन एंथ्रीडियोफोर, फोर मतलब अगेन स्टॉक को हम बोलेंगे ये एंथ्रीडियम, ये मेल सेक्स ऑर्गन। इसके ऊपर गैमा कप के ऊपर क्वेश्चन तो हर साल ही आता है। गैमा के कप के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? एसेक्सुअल बड है, मल्टी सेल्यूलर है, ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है। उसके अलावा जो मैं ऐसा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लॉइडी पूछ सकते हैं, क्योंकि गैमेटोफिटिक जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें मेन बॉडी एन है। तो जितना भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है सबकी प्लॉइडी एन होगी। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी ही क्या है? एन है, गैमेटोफिटिक है। तो राइजोइड्स की प्लॉइडी भी एन हो गई, आपके गैमा कप की भी प्लॉइडी एन हो गई। एक क्वेश्चन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बार बार लगता है कि आ सकता है, आप ये देखेंगे कि ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। फ्यूनेरिया क्या है? एक मॉस है। तो आप देखेंगे इतना स्ट्रक्चर जो है उसका गैमेटोफाइट है, और ये यहाँ से फुट अराइज होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल, ये सब क्या है? स्पोरोफाइट है। तो अगर मान लीजिए 4-5 स्ट्रक्चर देते हैं और बोलते हैं कि फ्यूनेरिया में किस किस की प्लॉइडी 2n है, किसकी n है, बड़ा सरल है। कैप्सूल है क्योंकि ये स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट तो 2n होगा, यानी कैप्सूल की प्लॉइडी क्या है? 2n। उसके बाद सीटा की प्लॉइडी क्या है? 2n। फुट की प्लॉइडी क्या है? 2n। बड़ा सरल हो गया। अब नीचे देखिए गैमेटोफाइट, राइजोइड्स की प्लॉइडी क्या है? n। मेन एक्सिस जो दिख रही है n, इसमें जो लीव्स दिख रही हैं वो क्या है? n। अब ये आप अगर इस तरीके से कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है, कभी भी नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो टेरिडोफाइट से हम शुरू करेंगे, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम। अब आ जाइए, ये वाला डायग्राम ये स्फैग्नम का है। स्फैग्नम में डेफिनेटली पीट मॉस है ये। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको ब्रांच पे ध्यान देना है। ये वाली ब्रांच कौन सी है? एंथ्रीडियल। और ये वाली ब्रांच कौन सी है? आर्कीगोनियल। ये आपको तो पता है, आर्कीगोनिया मतलब फीमेल और एंथ्रीडिया मतलब मेल। इस चीज पे केवल आपको लेबलिंग का ध्यान देना है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गया। आपने तो देखा है प्लांट किंगडम से कम 4 से 5 सवाल आ जाते हैं, और आजकल सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है कि उन्होंने रैंडम 5 स्टेप्स दे दिए और उन्होंने आपको बोला कि आप तो अरेंज कर लो लाइफ साइकिल के हिसाब से। तो जब तक आपको एक एक चीज नहीं पता है कि किसमें मेन बॉडी क्या है, n है या 2n है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। 2 क्वेश्चन आए थे अभी 1 साल पहले, ये नीट 24 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि 2 पूरी टेरिडो की भी ब्रायो की भी पूरी अरेंज कर लो आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका जो डायग्राम है ये है सिलेजिनेला। इसके ऊपर से आप सोचिए क्या क्वेश्चन, कहाँ पढ़ा था आपने सिलेजिनेला? बताइए, सिलेजिनेला हमने कहाँ पढ़ा था? ये जो डायग्राम है ये सारे टेरिडोफाइट्स के हैं। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में अधिकतर एग्जाम्पल्स होमोस्पोरस कंडीशन के हैं और कुछ ही एग्जाम्पल्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस के हैं। तो
सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ये दोनों अगर आ गए, ये दोनों उन्होंने आपको बना के रख दिए और उन्होंने बोला कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो इसमें कॉमन है। इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो सिलेजिनेला में लीव्स छोटी छोटी हैं, माइक्रोफाइलस, एकदम छोटी छोटी। इसमें तो आपको ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है, पर सिलेजिनेला और सेल्विनिया में आपको क्या दिखेगा? हेट्रोस्पोरस कंडीशन आपको दिखेगी। हेट्रोस्पोरस कंडीशन आपको कहाँ दिखेगी? सिलेजिनेला और सेल्विनिया में। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है इक्विजिटम। इक्विजिटम में ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, कौन सा प्रेजेंट, कौन किस किस में प्रेजेंट है? सिलेजिनेला और इक्विजिटम में। अब देखिए अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर ये दोनों फिगर्स दे दिए और पूछा कि क्या क्या कॉमन फीचर हैं। फर्स्ट फीचर उन्होंने पूछा वेदर द मेन बॉडी इज एन और 2n। आपको पता है क्योंकि टेरिडोफाइट्स हैं तो मेन बॉडी दोनों में क्या रहेगी? 2n। दूसरा, वेदर बोथ ऑफ देम आर हेट्रोस्पोरस और नॉट। यस, दोनों ही हेट्रोस्पोरस हैं। तीसरी चीज वो क्या पूछेंगे? वेदर बोथ ऑफ देम बियर कोन्स। तो ये वाली पॉइंट इसमें लागू होगी पर इसमें नहीं होगी, क्योंकि सिलेजिनेला में कोन्स होते हैं, इसमें नहीं होते। पर अगर ये दोनों क्वेश्चन दे दिया, ये दोनों डायग्राम दे दिया, तो आप क्या करोगे? ये तो हेट्रोस्पोरस हैं, ये जो है ये हेट्रोस्पोरस है, पर ये होमोस्पोरस है। तो ये वाली पॉइंट आजकल क्वेश्चन ना ऐसे देते हैं, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर होल्ड्स ट्रू फॉर फर्स्ट फिगर बट नॉट फॉर सेकेंड फिगर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो है इक्विजिटम, ये हेट्रोस्पोरस नहीं है, ये क्या है? होमोस्पोरस है, पर ये कोन बियर करता है। कोन का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई। प्लूरल को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और सिंगुलर को बोलते हैं स्ट्रोबिलस। अब ये वाला डायग्राम आपको अगर याद आ रहा हो तो ये एक जिम्नोस्पर्म है। इस जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं जिंगो। इसको बोला जाता है जिंगो, जिंगो बाइलोबा बोलते हैं इसको। इसके ऊपर मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। एक पहली चीज, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आप जानते हैं लिविंग फॉसिल कौन होता है? लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कंपैरेटिवली अपने साथ के जो उसके कॉन्टेम्पररी मेंबर्स थे उसके कंपैरिजन में उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इट हैज़ रिमेन अनचेंज्ड एंड काफ़ी समय से वो अनचेंज्ड सा ही दिख रहा है, अभी भी वो है, उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो जिंगो बाइलोबा का डायग्राम है। मुझे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगती है, पहला कि ये मान लो फिगर आ जाता है और ये पूछते हैं कि ये क्या है। एक तो ये लेबलिंग्स पूछ सकते हैं। दूसरा कि ये जो सीड्स हैं क्या ये नेकेड सीड हैं या कवर्ड? तो ये तो जिम्नोस्पर्म है तो नेकेड सीडेड प्लांट। दूसरा, इसमें दो टाइप के आपको शूट्स दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है ड्वार्फ शूट और एक दिख रहा है लॉन्ग शूट। तो दोनों के फंक्शंस क्या हैं? आप लोगों को अगर एक्सेल करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और इजी भी जो आपको लगता है वो मेरे ख्याल से बायोलॉजी ही रहता है मैक्सिमम बच्चों का। और उसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से तरीके से पूरा कवर करते हुए सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ते हुए अगर आप लोग चलोगे तो आपको उसमें बहुत आसानी से 350, 355, 360 आ जाएंगे अगर आप लापरवाही उसमें नहीं करोगे तो, या आप उसमें अननेसेसरी का पैनिक नहीं करोगे तो आपसे वो बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप कोई डायग्राम देखते हो और अगर आपने उसमें कोई चीज देखी तो आप उसको फाइंड आउट जरूर किया करो या अपने टीचर से पूछा करो कि ये जो लेबलिंग में दिया है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसमें ड्वार्फ शूट जो दिख रहा है, ड्वार्फ शूट का पर्पस होता है कि लीव्स बनाना और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाना, ये ड्वार्फ शूट का फंक्शन है। और लॉन्ग शूट का फंक्शन है लेंथ में प्लांट को
बढ़ाना। तो ये इसकी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए। ये है आपका एनिमल किंगडम का। अगर आपको याद है, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इजीली आपसे मिस्टेक करवा सकता है, और ये बहुत ही निग्लेक्टेड वाला फ्लो चार्ट मुझे फील होता है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी से पढ़ के, ऊपर तक एक्सप्लेनेशन दिया, नीचे भी एक्सप्लेनेशन है, बीच का जो फ्लो चार्ट है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उसमें क्या चीज पे आपको ध्यान देना है? पहला, इसमें जो वर्टिब्रेटा है, आपको पता है वर्टिब्रेटा किसके अंदर आ जाएगा? आपके कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। वर्टिब्रेटा जो है उसके अंदर है ये डिवीजन है, ठीक है। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या है? डिवीजन। ये जो दोनों हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, ये डिवीजन्स हैं, ये क्लास या सुपर क्लास नहीं है। अब यहां से एग्जामिनर आपसे कैसे गलती करा सकता है? एग्नेथा इज द क्लास अंडर वर्टिब्रेटा, और 100% ऐसा चांसेस होता है कि बच्चे उस स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। तो एग्नेथा इज नॉट अ क्लास और नॉट अ सुपर क्लास, बट इट इज अ डिवीजन अंडर वर्टिब्रेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जो है वो भी डिवीजन है। उसके बाद एग्नेथा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। फिर पाइसेस के अंडर में आएगा क्लास, और इधर भी टेट्रापोडा के अंडर में आएगा क्लास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला जो डायग्राम है, यही मैंने क्यों रखा है एनिमल किंगडम में? इस डायग्राम की एक खासियत है कि ये 2 ऐसे एक्सेप्शन हैं एनिमल किंगडम में, जो कि एनिमल किंगडम के क्लास मैमलिया के अंडर आता है, जिसमें ये जो हैं ये 2 एनिमल्स एक्स ले करते हैं, मीन्स दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब क्योंकि वैसे 2 एक्सेप्शन होते हैं, पर इसमें आपके बुक में एक ही डायग्राम दिया है, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम आपको डिस्प्ले करा है। इसका नाम है डक बिल प्लेटिपस। इसका नाम है डक बिल प्लेटिपस। इसको बोलते हैं ऑर्निथोराइंकस। इसको बोलते हैं ऑर्निथोराइंकस। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक वो एनिमल होता है जो अपनी पहले की एक कैटेगरी और ऊपर की एक कैटेगरी में कॉमन कैरेक्टर्स बियर करता है। तो ऑर्निथोराइंकस यानी डक बिल प्लेटिपस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स मैमल्स जैसे हैं, पर कुछ कैरेक्टर्स जैसे एग लेइंग कंडीशन जो है वो किसकी जैसी है? रेप्टाइल्स के जैसी। तो ऑर्निथोराइंकस, डक बिल प्लेटिपस, ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक और एक्सेप्शन आप कर लो, एकिडना, जिसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। इसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। ये दोनों ही एग लेइंग मैमल्स हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो आप विविपेरिटी मत करिएगा। विविपेरिटी मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वन, ये आपको विदाउट एक्सेप्शन नहीं है मैमल्स में, क्योंकि इसमें आपने देख लिया स्पाइनी एंट ईटर यानी एकिडना और ऑर्निथोराइंकस जिसको हम बोलते हैं डक बिल प्लेटिपस, ये दोनों ही मैमल्स दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन, रादर दे ले एग्स। अब आ जाते हैं आगे। ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने तो ये देखा है पिछले 2-3 सालों से इस डायग्राम के ऊपर मॉर्फोलॉजी पे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्वेश्चन बनता ही बनता है।
क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहली चीज ये कि ये आपको मेज की सीड है। मेज यानी कि आपको पता है पोएसी फैमिली जो कि इंक्लूड हो चुकी है मॉर्फोलॉजी में आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला आ जाओ बेटा, ये आएगा आपका, इसमें आपको जो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने ये दे दिया कि ये एक्स स्ट्रक्चर है, इसकी प्लॉइडी क्या है? तो इसकी प्लॉइडी है 3n। इसकी प्लॉइडी क्या है? 3n। Why? Because endosperm in angiosperms is the product of triple fusion। ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी n होती है, पर एंजियोस्पर्म्स में इसकी प्लॉइडी 3n होती है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो एक सवाल आएगा प्लॉइडी पे 3n। दूसरा, ये जो इन्होंने दिया है इसका एक पर्पस है, ये एक पर्पस से दिया है। क्या? सीड कोट एंड फ्रूट वॉल मर्ज्ड। ऐसा फ्रूट जो वन सीडेड हो, ऐसा फ्रूट जो वन सीडेड हो और जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल मर्ज्ड हो, ऐसे फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस। इसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इस फैमिली में सारे अनाज आते हैं, यानी आपका मेज है, व्हीट है, राइस है, ये सब इसी फैमिली को आता है। ये जो इन्होंने दिया है ना, इसका यही मकसद है कि ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी फैमिली होती है जिसमें सीड कोट एंड फ्रूट वॉल इज मर्ज्ड। तो इस फ्रूट का नाम है कैरियोप्सिस। इसमें आपको एक चीज और डायग्राम में आ सकती है, आई है अभी 1-2 साल पहले, कि इन्होंने ये पूछ लिया था, ये वाला स्ट्रक्चर इन्होंने एक्स करके दे दिया था, ये क्या बनाता है? तो आपको पता है रेडिकल गिव राइज टू रूट। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्क्यूटेलम क्या है? सिंगल शील्ड शेप कोटिलेडन ऑफ द पोएसी फैमिली। ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें ये जो चीजें लेबलिंग्स हैं इसमें एक क्वेश्चन बनने की चांसेस पूरी हैं। नेक्स्ट आ जाइए। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें से बनेगा और आ भी चुका है, 1 साल पहले का PYQ है रीनीट का। आप इसको जरा सर्च करिएगा, नीट 2023 का PYQ है रीनीट का। इसमें क्या पूछा है इन्होंने? ये वाला डायग्राम दे दिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वही डायग्राम है NCERT में जिसको सामने रख के उन्होंने पूरा का पूरा फैमिलीज का जो सिंबल होते हैं वो समझाए गए हैं। और ये फ्लोरल फॉर्मूला और जो डायग्राम है वो है आपका ब्रासिकेसी फैमिली का। ब्रासिकेसी यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली। ब्रासिकेसी यानी क्रूसीफेरी फैमिली का ये डायग्राम है और फॉर्मूला है। अब आप लोग बोलोगे मैडम ने यही वाला डायग्राम और फॉर्मूला क्यों उठाया है? क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये फैमिली जो है ब्रासिकेसी, वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी के हिसाब से उन्होंने पूरे सिंबल समझाए हैं। पूरा जो उन्होंने मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस है, ये समझाई है। मदर एक्सिस वो पॉइंट होती है जहां से स्टेम से फ्लावर अटैच्ड होता है। उसके अलावा जो मैं जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ वो है स्टेमन्स की कंडीशन। इसमें में एक खास स्टेमन होते हैं जिसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन की क्या खासियत है? बाहर के 2 छोटी लेंथ के फिलामेंट्स और अंदर के 4 फिलामेंट्स, 1 2 3 4, ये कैसे हैं? लंबे हैं। देखिए, बाहर के जो 2 होते हैं वो छोटे, अंदर के 4 लंबे। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। आपको ये चीज कहाँ मिलेगी? जहां पर एंड्रोशियम में दिया है देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इन एंड्रोशियम, एग्जाम्पल सैल्विया एंड मस्टर्ड। तो सैल्विया में होता है डायडाइनमस कंडीशन। सैल्विया में क्या होता है? डायडाइनमस कंडीशन, जिसमें अंदर के 2 लंबे, बाहर के 2 छोटी लेंथ।
इसको डायडायनेमस कंडीशन बोलते हैं। ये सैल्विया जो है ये बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि ये भी ब्रासिकेसी का मेंबर है। ये जो सैल्विया है, और ये भी ध्यान रहे कि सैल्विया और सैल्वीनिया में कंफ्यूज ना हो। सैल्वीनिया इज अ टेरिडोफाइट, सैल्विया जो है वो एक एंजियोस्पर्म है जो तुलसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेमिएसी फैमिली। उसका पुराना नाम लेबिएटी था। लेमिएसी फैमिली का मेंबर है सैल्विया, जिसमें डायडायनेमस कंडीशन है। और आपका ये वाला जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है वो क्रूसीफेरी फैमिली, इसका पुराना नाम है, नया नाम इसका ब्रासिकेसी है। और उसका ये एक्सप्लेनेशन है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए टेट्राडायनेमस कंडीशन क्या है। ये जो है ना, ये वाला डायग्राम जो आपके सामने है, ये मॉर्फोलॉजी का मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड एक पॉइंट है जो आपको बता रही हूँ। और आप श्योरली ये चीज़ मुझे आप ईमानदारी से रियलाइज करोगे कि ये चीज़ आपने नहीं देखी थी। ये जो इसमें दिया है सोलेनम निग्रम, जिसको बोलते हैं मकोई, दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट यू शुड नो। जैसे सोलेनम निग्रम मकोई मैच द कॉलम में आ सकता है। ये कहीं नहीं दिया है, कंटेंट में कहीं भी नहीं दिया है कि मकोई प्लांट क्या है। सोलेनम निग्रम इज मकोई, सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो, सोलेनम मेलोंगेना इज ब्रिंजल एंड सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन इज टोमेटो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप लोग ने तो ये फैमिलीज पढ़ ही ली होंगी पूरी, ये वाली चीज पे मुझे आपका ध्यान लाना था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक और बहुत ही प्यारा डायग्राम है लिलिएसी फैमिली का। आपको पता है मोनोकॉट्स में आपके कोर्स में लिलिएसी फैमिली इंक्लूडेड है। अब अगर हम ये पूरा लिलिएसी का देखेंगे तो जहां हमारा मेन ध्यान जाना चाहिए वो है ये वाला डायग्राम। ये इसके इनफ्लोरेसेंस हैं, जिसको हम बोलते हैं अंबल क्लस्टर्स। अंबल क्लस्टर्स की खासियत होती है कि एक ही पॉइंट से ऐसे रेडिएट होते हैं। ये फ्लावर्स हैं। इस अम्बेलेट क्लस्टर्स, ये खास फीचर है इस फैमिली का, इनफ्लोरेसेंसेस अम्बेलेट क्लस्टर्स। तो ये किस फैमिली का डायग्राम है? लिलिएसी। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपको टीएस है लीफ का। इसमें क्या मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये वाला जो टीएस ऑफ लीफ है, ऊपर वाला जो है वो डाइकॉट है, नीचे वाला मोनोकॉट है। इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर स्टोमेटा केवल नीचे की तरफ है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोस्टोमैटिक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों तरफ स्टोमेटा है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीस्टोमैटिक। इसको बोलते हैं एम्फीस्टोमैटिक। इसके ऊपर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। आजकल इंटेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल मैंने देखे हैं। पिछले नीट में उन्होंने पूछा था कि ह्यूमन इंसुलिन को आप ओरली क्यों नहीं ले सकते, इंसुलिन जो है वो आप ओरली क्यों नहीं ले सकते। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली तो कहीं उसका नहीं दिया था, इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, तो उसका आंसर उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन आया है। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वाला जो आपको दिख रहा है एम्फीस्टोमैटिक, इसमें एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाली लीफ में आप जाइलम की पोजीशन देखिए और बताइए। तो इसका आंसर आपको देना है जाइलम ये है, जाइलम फेसेस टुवर्ड्स द अडेक्शियल एपिडर्मिस। इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अडेक्शियल यानी कि अपर एपिडर्मिस। ये दो डायग्राम और देख लेते हैं। ये किसका डायग्राम है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आपने ये देखा होगा, ये वाला जो डायग्राम है ये मेल फ्रॉग का डायग्राम है। इसमें आपको ये फैट बॉडीज दी हैं, इसका कहीं पर भी फंक्शन एक्सप्लेन नहीं है। और कई बच्चे ऐसा इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि फैट बॉडीज का फंक्शन
टेस्टिस को होल्ड करने का है टाइटली, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। फैट बॉडीज का फंक्शन है एक्स्ट्रा फैट फॉर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। आपको पता है कि फ्रॉग विंटर स्लीप जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं और समर स्लीप जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं उसमें चला जाता है, जिसमें उसकी कंडीशन एकदम सस्पेंडेड रहती है, तो उसके लिए ये इसका स्टोर्ड फैट यूज होता है। ऑल्सो फॉर द एक्टिविटीज ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें जो एनर्जी उसको यूज करनी है वो इस फैट के अंदर जो स्टोर्ड फूड है इसके अंदर से वो कंज्यूम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आ सकता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, ये वाला एक लेबलिंग जिसे हम बोलते हैं प्रोनोटम, ये कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं है हमारी एनसीईआरटी में कि ये प्रोनोटम क्या है। प्रोनोटम में आप लिखिए कि ये डॉर्सल सरफेस में, कॉकरोच के डॉर्सल सरफेस में एक हार्ड काइटिन की प्लेट है जिसको हमें पता है स्क्लेराइड्स बोलते हैं, और ये किसको कवर करता है, प्रोथोरैक्स को। देखिए ये मीजोथोरैक्स के ऊपर नहीं है, मेटाथोरैक्स के ऊपर नहीं है, ये प्रोथोरैक्स के ऊपर एक काइटिन की शीट है जो कि प्रोथोरैक्स और थोड़ा नेक और हेड रीजन को भी कवर करती है। तो ये प्रोनोटम पे आपको ध्यान देना है। फिर अब ये वाले मैंने दो डायग्राम आपके सामने क्यों रखे हैं, एक आपके एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम का वर्जन है, दूसरा सेम डायग्राम आपका हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का वर्जन रखा है। ये क्यों रखा है, अब आप इसको देखिएगा। आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये तो यहाँ पर है, पर इसका जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसकी लेबलिंग गलत दी हुई है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो चीज होती है जो बहुत, जहां पर कोई डिप्रेशन सा चीज प्रेजेंट हो जो किसी चीज को सेपरेट करे, तो ये है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी लेबलिंग आप सुधार दीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो ये बॉडी अलग से बनी हुई निकली है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट बॉडी। ये देखिए ये सैटेलाइट है और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब आप इसके साथ कंपेयर करिए, यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ये भी एनसीईआरटी है पर ये हिंदी का पब्लिकेशन है। ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये है सैटेलाइट। इसमें इन्होंने दोनों ही चीजों को, सैटेलाइट भी बोल दिया सेम चीज को और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल दिया है। इसको आप जरूर नोट करिए। इसमें एक PYQ है 2018 का जिसमें उन्होंने ये बताया है आपको कि अगर क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें एक छोटी आर्म हो और एक बड़ी आर्म हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो छोटी आर्म को बोलते हैं P आर्म और बड़ी आर्म को बोलते हैं Q आर्म। ये PYQ है 2018, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, इसको आप लेबल कर लीजिए। ये वाला जो डायग्राम है, मैंने ऐसा नोट किया है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का वो जब पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है किसी भी तरह से जान छूटे इन 3 चैप्टर से, समझ में तो वैसे नहीं आ रहा है, जैसे तैसे पढ़ के रट लो। ये वाला जो केमी ऑस्मोसिस का डायग्राम है इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। पहली चीज़ कि यहाँ पर 3 चीजें वर्क कर रही हैं जो आपको ध्यान पे देना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये वाली चीज जो है ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। तो अगर पूछेंगे कि यहां से क्या चीज अकर हो रही है तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। जब भी कोई चीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रही है पर उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में हैं और यहाँ पर लो, हाई टू लो जो जाएगा वो पंप कभी भी नहीं कहलाएगा। तो पंप ये नहीं है, पंप क्या है, ये वाला हिस्सा। साइटोक्रोम B6F को पंप बोल रहे हैं। पंप मतलब ऐसी कोई भी प्रोटीन जो कि
किसी मॉलिक्यूल को अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में खींचे विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज अ पंप। तो ये वाला हिस्सा पंप की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों पंप बोलेंगे हम इसको? क्योंकि जो PQ है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ दे रहा है और इसी हाई टू लो में एनर्जी रिलीज कर रहा है, और उस एनर्जी रिलीज को उसने ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F क्या कर रहा है, उस एनर्जी को यूज करके बाहर लो टू अंदर हाई, इस चीज को प्रोटॉन को खींच रहा है, इसलिए साइटोक्रोम B6F क्या है, पंप है। तो इस डायग्राम में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ पंप, वो यहाँ ये दिया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, FNR क्या होता है, कहीं एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया है। FNR क्या है? इट इज अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया फेरिडॉक्सिन से और उसने ट्रांसफर कर दिया NADP प्लस को और रिड्यूस कर दिया किसको, NADP प्लस को। इसलिए इस एंजाइम को का नाम क्या है, FNR। इसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब आते हैं आगे। ये वाला जो डायग्राम है ये आपका फोटोसिंथेसिस का आखिरी हिस्सा, जिसमें उन्होंने समझाया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें इन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या बोलता है, और उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, लाइट फैक्टर को एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से इस ग्राफ का एनालिसिस आ सकता है और ये कई अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता है ये एक्स एक्सिस में लाइट इंटेंसिटी दिया है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया है, पर कहीं पर भी इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ए वाला जो कर्व है यहाँ पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, इसीलिए जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। बी ऐसी पॉइंट है जहां पर भी हल्का सा लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, पर अब धीरे धीरे वो लिमिटिंग फैक्टर वाला रोल खत्म हो रहा है। अब सी पॉइंट वो है जहां पर लाइट सैचुरेशन आ गया है, अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन चुका है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो C is the point in which light saturation has taken place and some other ये D जो है वो saturation की पॉइंट है और C वो चीज है जहां पर some other factor has become limiting, और E क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो A है जहां पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, B भी है, पर अब B जो है वो ऐसी पॉइंट पे आ गई है ट्रांजिशन कि अब इसके बाद लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, बचेगा। C जो है वो चीज है जहां पर सम अदर फैक्टर हैज बिकम लिमिटिंग, इसलिए अब फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा है। E जो है वो मैक्सिमम रेट अचीव है फोटोसिंथेसिस का इस लाइट कंडीशन में, और आपकी जो ये है D वो है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारा जो डायग्राम है इसमें आपका एक पॉइंट मिसिंग है जहां पर उन्होंने ये वाली चीज इन्होंने एरो बना के छोड़ दिया है। इसमें ये लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको ऐड करना चाहिए। पाइरुवेट के बाद क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, और पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन है और एसिटाल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन है। तो इस दोनों के बीच में CO2 का रिलीज होगा, यानी डीकार्बोक्साइलेशन होगा, और जब एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनता है उस टाइम पे NAD+ जो है वो बनता है। तो ये वाला जो स्टेप है इसके बीच में आपको ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, यानी पाइरुविक एसिड के बाद एसिटाल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड के बाद इथेनॉल। तो ये वाली चीज आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। ये वाला जो डायग्राम है ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का है। और जहाँ तक मुझे याद है और जब जितने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हिस्सा यही है। कौन सा? ETS का। इसमें वो लोग यही समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है इसमें डायग्राम। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस डायग्राम से बन सकते हैं वो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये सब बना है, ये सब चीजें बनी हैं। कौन कौन बना है? NADH2 बना है और FADH2 बना है। और अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उसकी एनर्जी को रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी उससे प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। तो पंप मीन्स एक्टिव। तो एक्टिव और पैसिव इसमें कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये देखना है। ये वाला जो चीज आ रही है ये आपका पंप है। ये जो चीज आ रही है ये क्या है? आपका पंप है। तो किस कॉम्प्लेक्स से कितने प्रोटॉन पंप हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 4, यहां से 4, और आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब वो प्रोटॉन पंप नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर से, थर्ड नंबर से और फोर्थ नंबर से, ये वाले जो तीनों ट्रांसपोर्ट्स हैं ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। बाद में जब खूब सारे प्रोटॉन्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे तब ये यहां से मूव होंगे। देखिए एरो का डायरेक्शन भी अलग है, यहां से यहां तक इस तरीके से था, अब जो मूव होंगे वो यहां से यहां। इस वाले में जब भी हाई टू लो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाई टू लो में जो एनर्जी रिलीज हुई उसका यूज करके ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई चीज पंप नहीं हो रही है। जो प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इसमें भी आपको नंबर्स याद करने हैं, 4, 4 और 2। बाद में जब यहाँ पर खूब सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो मूवमेंट होगा ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो विद द हेल्प ऑफ F0 F1 पार्टिकल। F0 जो है वो ही कैरियर का काम करता है। इधर ये आपका न्यू NCERT के PDF में चेंज हो चुका है, जिसमें आपको पता है उन्होंने पहले वाली प्रिंट में 2 प्रोटॉन बने हुए थे। ये वाली प्रोटॉन में, ये वाली जो प्रिंट है उसमें उन्होंने बताया है कि अगर 4 प्रोटॉन यहां से पास होंगे, यहां से लेकर यहां जब 4 प्रोटॉन पास होंगे तब जाके एक ATP बनेगा। ये लेटेस्ट चेंज है, इसको आप लोग सुधार दीजिएगा अपनी किताब में। ये वाला जो डायग्राम है 99% बच्चे जो हैं उन्होंने ये देखा नहीं है कि इसमें नीचे क्या लिखा है। ये जो डायग्राम है उसमें लिखा है डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। यानी आपको पता है कि रूट अपेक्स, शूट अपेक्स जब ग्रो होता है तो अपेक्स वाला हिस्सा होता है मेरिस्टेमेटिक, फिर होता है इलोंगेशन, फिर होता है मैच्योरेशन। तो वो कह रहे हैं जोन्स ऑफ इलोंगेशन ढूंढने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है पैरेलल लाइन टेक्निक। यहाँ पर देखिए आप कितना डिविएशन है, यहाँ पर बिल्कुल डिविएशन नहीं है, लाइंस के बीच में बिल्कुल ही ज्यादा गैप नहीं है, मतलब डिविएशन ज्यादा नहीं है लाइंस के बीच में। किस में ज्यादा डिविएशन है? इसमें ABCD, ये इन वाले जोन्स में, ये वाले जोन्स में मैक्सिमम डिविएशन है, जो कि इसमें हम लोग ये चीज इन्फर कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इलोंगेशन हुआ है, ना कि इनमें। ये वाली चीज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकती है, आपको डायग्राम दिखा के आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेक्निक, ये आपको नीचे ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है।
ये वाला इन्होंने प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें 2 लीव्स दी हैं। 2 लीव्स जो उन्होंने दी हैं उसमें आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ए है, ये A1 है, ये लीव जो है ये B है और ये B1 है। उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों में बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये फाइनल ग्रोथ है 10 माइनस इनिशियल ग्रोथ है 5, इसमें भी फाइनल ग्रोथ है आपकी 55, इनिशियल है 50, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में ही बराबर है, पर रिलेटिव ग्रोथ जो है वो इसमें ज्यादा है। तो रिलेटिव ग्रोथ आप कैसे निकालेंगे? 10 यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो इसमें आपका आ जाएगा 100%, ये आपका। और इधर आपका करेंगे 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो इसमें आ जाएगा आपका 10%। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट आपको, मुझे ऐसा लगता है इस डायग्राम का एनालिसिस पार्ट थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो डायग्राम है ये एविना कर्वेचर टेस्ट है, यानी फोटोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस हमारी एनसीईआरटी में, डीप एनालिसिस तो क्या पूरा एक्सप्लेन्ड भी नहीं है ये डायग्राम। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो आपको डॉट डॉट हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? टिप में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो टिप में प्रेजेंट है, और जब आपने यूनिलेटरल लाइट दी, एक तरफ से आपने इल्यूमिनेट किया, तो ऑक्सिन जो होता है वो शेडी हिस्से को प्रेफर करता है। तो ऑक्सिन कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है? शेडी हिस्से में। जिस जगह पे ऑक्सिन होगा वहां पर वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो एक तरफ ग्रोथ ज्यादा हुई, एक तरफ कम, तो ऐसा हमें अपीयर होगा कि वो जो शूट टिप है वो बेंड हो गया है, वो बेंड दिख रहा है। दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हो रही बेंडिंग? क्योंकि हमने डीकैपिटेट कर दिया है, हमने वो टिप ही हटा दी है जहां पर से ऑक्सिन, जहां ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये मूवमेंट नहीं हो रही, फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पर नहीं दिख रहा, तीसरे में भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने एक ओपेक शीट से उसको कवर कर दिया है टिप को। ओपेक क्योंकि लाइट ही नहीं परसीव हो रही, तो मूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ पर भी मूवमेंट नहीं हो रही। इस वाले टिप में, इस वाले पॉइंट में हम बोल रहे हैं नीचे वाले हिस्से को इन्होंने कवर किया है, पूरे नीचे वाले हिस्से को कवर किया, केवल टिप को सन लाइट से इल्यूमिनेट किया है, यानी ये दिखाने के लिए कि ऑक्सिन केवल जो है वो टिप में ही ऑक्सिन प्रेजेंट है जो कि परसीव कर रहा है लाइट के स्टिम्युलस को। तो ये वाला डायग्राम आपको ABCD में आ सकता है, B और C क्या शो कर रहे हैं, A और D क्या शो कर रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब हम आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपको 2-3 डायग्राम्स ही ऐसे हैं जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट समझने की हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है ये कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने का कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखते हैं। देखिए कितने अच्छे वाइट कलर के स्ट्रिंग्स हैं, फाइब्रस कॉर्ड हैं जो कि पैपिलरी मसल से अटैच्ड हैं। पैपिलरी मसल्स आप ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये वाली, ये पैपिलरी मसल्स कहलाती हैं ये। तो पहला सवाल तो ये बन सकता है पैपिलरी, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए अपने इसमें, ये है आपकी पैपिलरी मसल्स, ये वाली जो आपको दिख रही हैं। तो पहला सवाल तो ये बन गया पैपिलरी मसल्स कहाँ पाई जाते हैं, तो आ गया वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। उसके अलावा आपको नेक्स्ट आएगा कि कॉर्डे टेंडिने क्या होता है। तो कॉर्डे टेंडिने स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड हैं जो एक तरफ पैपिलरी मसल से अटैच्ड हैं और एक तरफ ये लोग ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से अटैच्ड हैं, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट डायग्राम जो आएगा वो आएगा आपका, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए,
ये एफरेंट आर्टरियोल है जो ब्लड को लेके आ रहा है, और इफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेके जा रहा है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम के अंदर से क्वेश्चन आएगा। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट जो लेके जा रहा है उसका डायमीटर कम है। जब जो लाने वाली चीज का डायमीटर ज्यादा है, लेके जाने वाली का कम है, तो कुछ ब्लड एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर, और यहाँ से उस जो एक्यूमुलेट होने के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसके कारण फिल्ट्रेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा कि किसका डायमीटर ज्यादा है, क्या डायमीटर दोनों का बराबर है या किसी का ज्यादा है किसी का कम है। इस वाले डायग्राम से कौन सा सवाल आएगा? हर बार आता है ये सवाल कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और न्यूरोमस्कुलर जनरेशन तक, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आता है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? तो ये हैं रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है ये देखिए, ये रिसेप्टर्स हैं, कहाँ लोकेटेड हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो ये वाले जो पूरे डायग्राम्स 11th के थे, जहां मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्होंने आपको, जिस पे आपका ध्यान गया ही नहीं होगा, या तो आपने उतने डेप्थ में नहीं किया होगा। इतना अगर आपने ध्यान से कर लिया तो मुझे पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि आपके मार्क्स डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे तो नहीं कटेंगे। इनको देखिएगा, और मैंने जैसे आपको बताया हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए तैयार है। हम लोग कोटा में पहली ऐसी कोचिंग बनने वाले हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट 3 टीचर का कॉन्सेप्ट है। तीनों ही टीचर्स का एक्सपीरियंस जो है वो 14 ईयर्स से भी ज़्यादा है, और आप आइए, आप इसको ज्वाइन करिए। इसकी जो लास्ट डेट है, हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 25 मई से शुरू हो रहा है। 10th मई तक जो एडमिशन ले लेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। थैंक यू।